पूरी सरफेस पे इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास हो जाता है सरफेस पे फ्लक्स, उसकी वैल्यू हमेशा होती है चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे चार्ज एनक्लोज क्या है, जो भी इस एनक्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है, मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है तो वो हो गया हमारा एनक्लोज चार्ज। और इस तरीके से हमारे पास गॉस लॉ की एक ही छोटी सी डेफिनेशन, इसका यूज हम कब करते हैं, देखो जब भी हमारे पास कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होती है, मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, उसके सेंटर में हमारे पास प्लस क्यू चार्ज रखा है, इसके कारण सभी जगह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बोलूंगा तो सभी जगह सिमेट्री के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। फाई यानी फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एरिया, एरिया कितना हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंदर की तरफ चार्ज एनक्लोज कितना है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से गॉस लॉ से हम बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। और अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। A sphere encloses an electric dipole which charges plus minus 3 into 10 to the power minus 6 coulomb. What is the total electric flux across the sphere? तो हमारे पास एक इस तरीके से स्फीयर है और यहाँ पर कुछ प्लस चार्ज होगा, यहाँ पर कुछ माइनस चार्ज होगा, तो हमारे पास यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो इस डाइपोल के कारण हो सकता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहाँ पर कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अलग अलग जगह पर यहाँ सब जगह अलग अलग फ्लक्स हो सकता है, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। लेकिन गॉस लॉ के हिसाब से अगर मैं इस तरीके से गॉसियन सरफेस बना लूं जो कि हमारा ये स्फीयर खुद है, तो स्फीयर का जो नेट फ्लक्स होगा उस फ्लक्स की वैल्यू जाती है फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है, कुछ चार्ज पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, प्लस एंड माइनस 3 into 10 to the power minus 6 कूलम। तो चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू है 0, तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है 0, आंसर हो जाता है सी। और आप देखोगे कि गॉसेस लॉ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं अधिकतर का आंसर इसीलिए 0 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू A टाइम्स A। तो यहाँ पर ये क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से कोई फील्ड है, कुछ बना दिया है किसी ने, कैसे बनाया मुझे नहीं पता। यहां से किसी भी A डिस्टेंस पे अगर मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, रेडियली आउटवर्ड होगा, तो मैंने डायरेक्शन अपने आप बना दिया। और उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी जाती है, उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया है, उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू जाती है A टाइम्स A, जहां पर A कोई कांस्टेंट है, दिस इज सम कांस्टेंट। अब हमको बताया गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो किसी ना किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बना होगा। तो यहां पर अगर मैं एक इस तरीके से A रेडियस का स्फीयर कंसीडर करूं, उसके अंदर चार्ज कितना होगा हमें ये बताना है। अच्छा देखो यहां से अगर मैं इधर A डिस्टेंस देखता तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ऐसे E जिसकी वैल्यू आती है A टाइम्स A, यहां पर भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहां पर भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब अगर मैं इसी कोई गॉसियन सरफेस ले लूं तो क्या मैं फ्लक्स की वैल्यू लिख सकता हूं, फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है E टाइम्स एरिया, क्योंकि सभी जगह एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो गॉस लॉ में हमें वही ध्यान रखना होता है। तो यहां पर इस तरीके से हम फ्लक्स लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E विच इज इक्वल टू A टाइम्स A, एरिया था ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया की वैल्यू हो जाती है, इस टोटल का एरिया हो जाएगा स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई A स्क्वायर। और फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है गॉस लॉ से, उसकी वैल्यू हो जाती है Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो यहां से Q एनक्लोज्ड यानी कि जो भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज होगा, जरूरी नहीं है वो यहाँ सेंटर पे हो, यहाँ कुछ भी अलग तरीका अजीब तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो सकता है, उसकी वैल्यू आ जाती है इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A 4 पाई A क्यूब, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A क्यूब विच इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड A इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ क्यूब इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। तो हमारे पास इस तरीके से एक क्यूब है और यहां पर कोई हमारे पास इस तरीके से चार्ज है। अब इसकी कॉर्नर पे चार्ज है, मैंने बहुत बड़ा करके बना दिया है। बेसिकली इसका कहने का मतलब है अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो यहां से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, चार्ज के तो चारों तरफ फील्ड लाइंस जाती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1/8 ही इस क्यूब के अंदर जाएंगे और 1/8 जाएंगे तो वो फिर बाहर भी निकलेंगे। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि इस टोटल चार्ज क्यूब का सिर्फ 1/8 ही इस क्यूब के अंदर था। 1/8 क्यों, क्योंकि देखो इसको आप नींबू की तरह समझो, ऐसे काट दो ऐसे काट दो ऐसे काट दो, मतलब 4 क्यूब्स रखोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 क्यूब्स होंगे, उसके बीच में वो एक चार्ज हमारा आता है। तो हमारे पास इस क्यूब के लिए जो फ्लक्स हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाती है Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी Q एनक्लोज्ड की वैल्यू है Q डिवाइडेड बाय 8 अपॉन एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू जाती है Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, बी हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the outward electric flux will be. फ्लक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास था प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर हमारे पास एक गॉसियन सरफेस थी, इस सरफेस पे फ्लक्स की वैल्यू जाएगी जो अंदर की तरफ चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका रेडियस कितना भी उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं दूसरी गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ, मान लो यहाँ पर बड़े रेडियस वाली इस तरीके से। अरे यार ये इस सरफेस पे भी फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू जो इसके अंदर है, इस सरफेस के अंदर भी तो चार्ज उतना ही है, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ भी हो जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही केसेस में फ्लक्स की वैल्यू सेम है, तो हमारे पास विल रिमेन सेम, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्लक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता।
देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर 1/4 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का 4, लेकिन एरिया भी तो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल एरिया हो गया, तो यहाँ पे फाई डैश की वैल्यू हो जाएगी ई डैश इंटू ए डैश, तो वो वैल्यू वापस ई ए के बराबर ही आ जाती है जो कि इनिशियली हमारा फाई था। तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ क्योंकि उनके अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर in the plane of the paper is placed in a uniform electric field E acting along the same plane at an angle theta with the horizontal side of the square as shown in the figure। यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से देखना, हमारे पास ये जो स्क्वायर रखा हुआ है इट इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, तो हमारी ये जो स्क्रीन है स्क्रीन की प्लेन में ही है, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास स्क्वायर है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इन प्लेन ही है। जैसे अगर ये हमारा प्लेन है, इसी में हमारी सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस एरिया को क्रॉस नहीं किया है, एरिया को क्रॉस नहीं किया तो उसके कारण फ्लक्स कुछ भी नहीं होगा। जब फील्ड लाइंस एरिया को क्रॉस करके जाती है तब हमारे पास कुछ फ्लक्स आता है, यहाँ पे कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू 0 आने वाली है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L meters is in the plane of the paper, अगेन पेपर के प्लेन में ही है। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E also in the plane of paper, देखो यहाँ पर फिर से वही हो रहा है, हमारे पास कुछ शीट है जो प्लेन के पेपर में, बेसिकली आपकी स्क्रीन के फील्ड में प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी में जा रहा है, उसी प्लेन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस प्लेन को क्रॉस नहीं किया, उस एरिया को क्रॉस करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकली है, यानी फ्लक्स 0 होगा। यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सेम है, मतलब फ्लक्स डी नहीं होगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हॉलो सिलेंडर, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज q कूलम विद इन इट, इसके अंदर कहीं पर हमारे पास चार्ज है q। इफ phi इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्टमीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस, यहां पर हमारे पास इस कर्व सरफेस पे कुछ फ्लक्स है। द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस a इन यूनिट्स ऑफ वोल्टमीटर विल बी। अब देखो ये क्वेश्चन में एक चीज आई थिंक मिसिंग है कि हमारे पास यहाँ पे चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं होगा तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था या फिर इसके सेंटर में रखा हुआ था, ठीक है, सिमेट्री है। अब हमारे पास ये एक क्लोज सरफेस है, इसको हम एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस के लिए हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जितना भी फ्लक्स है, जितनी भी फील्ड लाइंस निकली है, उन सभी के कारण जो फ्लक्स होगा इस पूरी सरफेस पे उसकी वैल्यू जाएगी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स जो कुछ यहाँ इस सरफेस सी पे होगा, इस बी पे होगा, और अरे सॉरी ए पे होगा और बी पे होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी। क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री है ऐसा मैंने मान लिया, क्वेश्चन ने भी अज्यूम किया हुआ, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके कारण फाई ए और फाई सी, इस ए में से जितनी फील्ड लाइंस निकली हैं उतनी ही सी में से निकली होंगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फाई ए इज इक्वल टू फाई सी। और फाई बी की वैल्यू भी देखो हमें फाई दे रखी है, ठीक है, फाई बी की वैल्यू फाई दे रखी है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू फाई ए प्लस फाई बी की वैल्यू फाई दी हुई है, तो मैं यहाँ से फाई मिटा देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब फाई ए की वैल्यू आ जाती है हाफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। बहुत ही सिंपल है, हमारा आंसर डी आ जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A charge Q is located at the center of a cube. The electric flux through any phase is बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास एक इस तरीके से क्यूब है, हमें इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है क्यूब, तो हमारे पास अगर इसी क्यूब को मैं गॉसियन सरफेस मान लूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, फाई टोटल इज गोइंग टू बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब ये जो टोटल फाई है वो एक्चुअली इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, उधर वाली सरफेस पे और नीचे की सरफेस पे, इन 6 सरफेसेस पे जितना भी फ्लक्स होगा ना उन सबको मिलाकर के है। और क्योंकि सिमेट्री है यहाँ पर, इन 6 की 6 साइड्स पे फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू फ्लक्स ऑन अ साइड, वन साइड इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स ऑन अ साइड इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आंसर कौन सा आ रहा है? अच्छा क्या ऑप्शन है यहाँ पे, 4 पाई से 4 पाई काटो, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, सी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A charge q microcoulomb is placed at the center of a cube. The flux coming out from any surface will be, again ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/6 क्योंकि हमारे पास 6 सरफेस होती है, इनटू चार्ज की वैल्यू कितनी है, q माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाता है ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A charge q is placed at the corner of a cube. The electric flux to all the 6 faces. अरे यार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास वो जो क्यूब थी इस तरीके से उसकी कॉर्नर पर है, तो यानी चार्ज का 1/8 के कारण ही हमारे पास फ्लक्स होने वाला है, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/8 ऑफ चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास आंसर आ जाता है सी। पॉइंट, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज, तो क्यूब में से टोटल फ्लक्स हमसे पूछा है, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू तो हो जाएगी प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सीधे सीधे आंसर आ गया ए। इसमें तो